वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल, सीएफटी इन टेट्राहेड्रल, सीएफटी इन स्क्वायर प्लेनर और उसके बाद हमने सीएफएससी और उसके कैलकुलेशन मेथड को देख लिया था। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं, सीएफटी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड का नेचर। लिगेंड का नेचर भी अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। कैसे करता है देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, विल क्रिएट स्ट्रॉन्गर रिपल्शन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट करते हैं इन कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। ये भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स क्रिएट करते हैं इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड। सो इसीलिए इट कॉज मोर स्प्लिटिंग, इसलिए ज्यादा स्प्लिटिंग शो करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी देन वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि वीक फील्ड लिगेंड की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। सो CFSC इज ऑलवेज मोर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा CFSC की वैल्यू। तो स्प्लिटिंग ज्यादा कौन दिखाएगा, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज्यादा रिपल्शन फोर्स फील कर रहा है। ज्यादा रिपल्शन है यानी कि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी गैप ज्यादा, यानी कि स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा। तो इसका मतलब CFSC भी ज्यादा इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CFSC भी ज्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड की कंपैरिजन में CFSC किसमें ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। तो हमेशा क्या करना है, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और आपसे पूछा है कि इनमें से CFSC किसकी ज्यादा होगी, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ लिगेंड देख लेना है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो CFSC ज्यादा और वीक है तो CFSC कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए NiCO का 4, NiCl का 4। तो CO क्या है आपका, लिगेंड है, और Cl भी लिगेंड है। Ni तो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, Ni यहाँ भी सेंट्रल मेटल एटम है। CO आपका लिगेंड है, Cl आपका लिगेंड है। CO और Cl में से कौन स्ट्रॉन्ग है, CO आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CFSC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन क्रिएट करेगा, ज्यादा ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एनर्जी गैप ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, तो CFSC की वैल्यू भी ज्यादा। तो इसलिए NiCO4 क्या है आपका, ज्यादा वैल्यू रखेगा CFSC की। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि देखा आपने। उसके बाद सेकेंड फैक्टर्स आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑफ मेटल्स। तो चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द CFSC वैल्यू, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अफेक्ट करती है किसको, CFSC की वैल्यू को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द CFSC वैल्यू। ठीक है, CFSC वैल्यू को एक तो नेचर ऑफ लिगेंड भी अफेक्ट करता है, दूसरा क्या अफेक्ट करता है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। और कैसे करती है, द मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की है तो वो क्या करेगी, विल हैव लार्जर द CFSC वैल्यू। मेटल की हायर जितनी ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा उसकी CFSC की वैल्यू। तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, अगर आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो आप देख लीजिएगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी CFSC ज्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसकी CFSC कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। FeH2O का 6, FeH2O का 6 + 3, FeH2O का 6 + 2। यहाँ पर देखिए मेटल ये है, मेटल ये रहा, मेटल ये रहा। सेंट्रल मेटल एटम से मतलब है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, दोनों में Fe है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, ये +3 और ये +2। किसकी ज्यादा होगी, किस वाले की ज्यादा, +3 वाली ज्यादा है +2 से, तो +3 वाले क्या होगी, CFSC वैल्यू ज्यादा होगी, +3 वाले की CFSC वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर्स समझ आए। पहला फैक्टर्स क्या था, लिगेंड का नेचर देखकर आप बता सकते हैं किसकी CFSC ज्यादा है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो CFSC ज्यादा, लिगेंड वीक है तो CFSC कम। ठीक है, दूसरा आप क्या बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या मेटल का चार्ज देखकर। अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ज्यादा है तो CFSC ज्यादा, और चार्ज कम है तो CFSC कम। ठीक है, अब देखते हैं अपना थर्ड फैक्टर। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। इतना नोट डाउन करिए।
आगे देखते हैं फैक्टर नंबर थर्ड अपना। फैक्टर थर्ड है आपका साइज ऑफ मेटल। साइज ऑफ मेटल, तो द साइज ऑफ मेटल इन्फ्लुएंसेस द CFSE। तो साइज ऑफ मेटल भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, पहला तो लिगेंड का नेचर भी करता है, दूसरा मेटल का साइज, मेटल का चार्ज करता है या ऑक्सीडेशन स्टेट, अब साइज भी करता है। तो मेटल का साइज भी इन्फ्लुएंस करता है CFSE वैल्यू को। जैसे जैसे एज द साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेस, जैसे साइज बढ़ता है मेटल का, इट विल फेस स्ट्रॉन्गर रिपल्शन। जैसे साइज बढ़ेगा मेटल का वैसे वैसे वो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा लिगेंड के थ्रू, बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा उस पर ज्यादा रिपल्शन फोर्स लगेगा। सो लार्ज साइज ऑफ मेटल, इसीलिए लार्ज साइज ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, मोर CFSE वैल्यू रखेगा, क्योंकि जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लिगेंड के द्वारा उस पर लगने वाला रिपल्शन फोर्स भी बढ़ेगा। रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, तो CFSE की वैल्यू भी ज्यादा इन कंपेयर टू स्मॉल साइज मेटल। यानी कि अगर साइज, अगर दो मेटल दिए हुए हैं तो आप साइज देख लीजिए, अगर जिसका साइज बड़ा उसकी CFSE वैल्यू ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी CFSE वैल्यू कम, उसकी CFSE वैल्यू कम। एग्जाम्पल देखिए अगर, तो COH2O का 6, RH2O का 6, यहाँ पर क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम मीरा, सेंट्रल मेटल एटम का साइज देख रहे हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, RH, रोडियम, रोडियम का होता है 45। तो आप देखो साइज किसका बड़ा है, 27 वाला बड़ा है, 45 वाला बड़ा है, 45 वाला बड़ा है ना, तो साइज किसका बड़ा है, रोडियम का बड़ा है इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट। तो रोडियम की जो साइज बड़ा होने के कारण इसकी CFSE वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसलिए देखो एरो किधर लगा, इधर, रोडियम वाला बड़ा है। ठीक है, तो देखो अगर आपका कभी लीगेंड से काम ना बने, लीगेंड सेम है तो नेचर ऑफ लीगेंड वाला कौन सा फैक्टर फेल, दूसरा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल का चार्ज वाला फैक्टर भी फेल हो रहा है यहाँ पर क्योंकि ये भी सेम है। तो अब थर्ड फैक्टर लगाएंगे अपना कौन सा, मेटल का साइज वाला, इस तरह से एलिमिनेट करते जाते हैं अपने। ठीक है, तो थर्ड वाला अपना लगाएंगे फैक्टर कौन सा, मेटल का साइज वाला, मेटल का साइज देख लेंगे, जिसका साइज बड़ा उसकी CFSE वैल्यू ज्यादा। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है आपकी CFSE वैल्यू को। कैसे देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी इन्फ्लुएंस करती है CFSE वैल्यू को। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द CFSE वैल्यू, यानी कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी इन्फ्लुएंस करती है CFSE वैल्यू को। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। हमने देखा था ज्योमेट्री भी इफेक्ट करती है, और हमने ये भी दिखा हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर में ज्यादा आपकी स्प्लिटिंग होती है, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, सबसे कम। तो ज्योमेट्री भी अफेक्ट करती है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी CFSE वैल्यू को डिसाइड करती है, अफेक्ट करती है। आपकी ज्योमेट्री अगर स्क्वायर प्लेनर है तो CFSE ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल में थोड़ी कम, और टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है आपकी तो CFSE सबसे कम। ये हमने देखा है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो SP यानी कि स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा, डेल्टा नो ये आ गया ऑक्टाहेड्रल की कम, और सबसे कम मिनिमम सबसे कम किसकी हो रही है, टेट्राहेड्रल की, सबसे ज्यादा किसकी हो रही है, स्क्वायर प्लेनर की। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करें CFT को। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था, नेचर ऑफ लिगेंड, वो भी अफेक्ट करता है। उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑफ मेटल, फिर उसके बाद साइज ऑफ मेटल भी कर रहा है, और उसके बाद ये सब भी काम ना बने तो हमारा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तो है ही। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो भी जितने भी आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनकी CFSE ज्यादा होगी CFSE की वैल्यू, और ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस के लिए कम होगी, और टेट्राहेड्रल के लिए सबसे कम होगी। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपको ज्योमेट्री आती है तो आप ज्योमेट्री को देखकर, कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को देखकर पता लगा सकते हैं कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उनकी ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल की कम, और टेट्राहेड्रल की सबसे कम। इस तरह से अफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। चलिए, तो फैक्टर्स हो गए हमारे CFT के। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी, इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द CFSE। हाँ, हमने देखा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हमने क्या देख सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हमने फॉर्मूला भी देखा था, -0.4x प्लस 0.6y डेल नॉट। ठीक है, और सेकेंड आपका पॉइंट है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कलर नेचर ऑफ
कॉम्प्लेक्सेस। और CFT कलर नेचर को भी एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स की। देख लेते हैं कलर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, क्या होता है। तो मैंने इसी के हिसाब पे एप्लीकेशन में ही यहीं पे करा दिया। एप्लीकेशन तो आपकी 1, 2 और 3 है। आपको अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए आए तो 1, 2 और ये 3rd भी लिखना है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये कलर नेचर यहीं पे आपको समझा देगा कि कलर नेचर क्या होता है और कैसे ये क्रिएट होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स विल फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बिकॉज व्हेन लिगेंड, कैसे क्यों बनाते हैं, बिकॉज व्हेन लिगेंड मूव्स टुवर्ड्स मेटल, जब लिगेंड मेटल की तरफ चलता है, देन अ रिपल्शन फोर्स बिटवीन, तब लिगेंड मेटल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो आपको पता है लिगेंड और मेटल की डी सब शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, एग्जिस्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सब शेल एंड लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ जाएगा, लिगेंड और मेटल के डी सब शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स लग जाएगा एंड ड्यू टू इट डी सब शेल विल स्प्लिट। और आपको पता है इसी की वजह से एनर्जी गैप जनरेट होता है। एनर्जी गैप जनरेट होने से डी सब शेल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा और कुछ की कम हो जाएगी, तो उसको टूटना ही पड़ेगा, स्प्लिट हो जाएगा इन 2 डिफरेंट एनर्जीज। ये भी देखा था हमने कि इसी वजह से, रिपल्शन की वजह से डी सब शेल स्प्लिट हो जाता है इन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। बट द एनर्जी गैप, लेकिन एनर्जी गैप बिटवीन दीज लेवल्स इज वेरी लो। और ये क्या है कि जो एनर्जी गैप होता है इन लेवल्स में वो क्या होता है, बहुत कम होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन, इतना नहीं होता कि बिल्कुल ही अलग हो जाए, ठीक है, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी सब शेल के ऑर्बिटल सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इतना भी दूर नहीं जाते कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन ना हो सके, आना जाना ना लग सके, ठीक है, यानी कि थोड़ा पास है, इतना भी दूर नहीं है कि हमें हमारा जाना ही नहीं हो पा रहा, थोड़ा पास है कि हम आ जा सकते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि स्प्लिट तो होगा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में आपका डी सब शेल, लेकिन जो उनका गैप होगा, एनर्जी गैप, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी लेवल, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लो एनर्जी लेवल में एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को। तो लो एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमें जो आपके एक्सटर्नल सोर्स है, किसी भी सोर्स से, हमने यहाँ पे लिखा विजिबल लाइट, फ्रॉम विजिबल लाइट, तो किसी भी सोर्स से, लाइट की सोर्स से या किसी भी अदर सोर्स से क्या करेंगे, लो ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या करेंगे, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, उछल कूद करेंगे, यानी कि अब अपनी स्टेट में तो बैठेंगे ही नहीं, तो अब कहाँ चले जाएंगे, अपर स्टेट में, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चल जाएंगे। तो वही लिखा है कि सो द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लो एनर्जी लेवल की एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को फ्रॉम विजिबल लाइट या अदर एनी अदर सोर्स, ठीक है, एंड एंटर, और एंटर कर लेते हैं टू हायर एनर्जी लेवल्स, हायर एनर्जी लेवल्स में एंटर कर जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब वो क्या होगा, और ये क्या होता है, परमानेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या करा, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और वो क्या चले गए हायर एनर्जी स्टेट में, ये परमानेंट नहीं कि वहीं रह गए, वापस अपनी घर पर तो आएंगे, अपने स्टेट में तो वापस आएंगे ही। तो क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद जब वो रिटर्न करेंगे, दे आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, वो जब रिटर्न करेंगे थोड़ी देर बाद तो क्या करेंगे, बाय रिलीजिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी को रिलीज करके अपनी स्टेट पर वापस आ जाएंगे। सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डी ट्रांजिशन, और इलेक्ट्रॉनों का यही ट्रांजिशन क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन कहलाता है। एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इट, और जो एनर्जी रिलीज होती है इस दौरान, उसी वही यूज होती है, इज यूज यूटिलाइज इंफॉर्मेशन ऑफ कलर नेचर, और वही एनर्जी यूज होती है कॉम्प्लेक्स के कलर नेचर के लिए। तो वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कॉम्प्लेक्स के कलर नेचर के लिए। तो कलर नेचर समझ आया। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, कलर नेचर शो करते हैं। क्यों करते हैं ट्रांजिशन मेटल कलर शो, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो लिगेंड भी होगा, लिगेंड क्या करेगा, मेटल की तरफ जब अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो रिपल्शन फोर्स वहाँ काम करेगा। रिपल्शन फोर्स की वजह से एनर्जी गैप डेवलप हो जाएगा बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल, और डी सब शेल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा दो एनर्जी लेवल्स में, एक हाई एनर्जी लेवल और एक लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा। अब जो लो एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे किसी भी सोर्स से मिले चाहे वो, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड हो जाएंगे तो अपनी स्टेट पर थोड़ा ना बैठेंगे, वो चले जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में, और हायर एनर्जी स्टेट में जाकर वो क्या करेंगे, वहाँ परमानेंटली तो रुक नहीं सकते,
थोड़ी देर बाद जब वापस आएंगे तो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हुए वापस आएंगे। जिस एनर्जी को वो लेकर गए थे ना, एब्जॉर्ब करके गए थे अपने साथ, उसी एनर्जी को अब रिलीज करके वापस आएंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है इन कॉम्प्लेक्सेस के, या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर नेचर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपनी एप्लीकेशन नंबर 3। तो पहली एप्लीकेशन तो ये कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि ये कलर नेचर को भी एक्सप्लेन करती है, इस तरह से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि इट ऑल्सो हेल्प, ये क्या करती है, ऑल्सो हेल्प अस, ये हमें हमारी हेल्प करती है टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि हमें एक्सप्लेन कर, ये हमारी हेल्प करती है कि हम लो स्पिन और हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सके कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। तो कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा डी ऑर्बिटल्स को अप टू लार्ज एक्सटेंट, ज्यादा एक्सटेंट में क्या करेगा, डी जो स्प्लिटिंग होगी वो कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, स्प्लिटिंग ज्यादा शो करेंगे। तो देयरफॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एंड द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो वहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंड द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका लो स्पिन। तो आपकी हेल्प कैसे करेगी CFT, लो स्पिन और हाई स्पिन जो हो रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कौन कराता है, CFT कराता है। कैसे पता चलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाए तो क्या होगा, ज्यादा एक्सटेंट दिखाएगा आपके स्प्लिटिंग का, ज्यादा एक्सटेंट का मतलब है कि वहां पर पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा। जबकि आपका अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो वो इतनी अच्छी स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा, इतनी अच्छी स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा, तो पेयरिंग भी नहीं होगी, पेयरिंग भी नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन, वीक लिगेंड हाई स्पिन। ठीक है, तो इस तरह से आपकी CFT क्या करती है, हेल्प करती है हमारी, एक तो CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने में, ट्रांजिशन मेटल्स के कलर नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरा ये बताती है कि कब लो स्पिन और कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद CFT की लिमिटेशन देखते हैं और फिर हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं CFSE कैलकुलेट करना। तो FeCN6 ले लेते हैं, उसका होल हो जाता है -4। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, ये 1 आपको नेमिंग सिखाई हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जब इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, चाहे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, पहले 26 Fe का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये हो जाएगा। लेकिन हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, सो अब Fe+2 के लिए कितना हो जाएगा, 26 Fe+2 के लिए 2 गायब करने हैं तो 2 कहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल शेल में जाएंगे, तो ये वाले जाएंगे। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 यहाँ तक हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन इतना। अब क्या करेंगे, इसकी फिलिंग देखो, अब अगर हम फिलिंग करें इसकी, यहीं पर देख लीजिए इसकी फिलिंग, 5 ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इसकी फिलिंग होगी 6 है तो 1 2 3 4 5 मून्स रूल के अकॉर्डिंग और 6, ये हो गया 6। अब यहाँ पर आप देखिए when 6, ये वाले जो 6 हैं, 6 cyanide molecules 6 cyanide molecules will approach towards metal will
approach towards metal, then क्या हो जाएगा, जब ये 6 साइनेड मॉलिक्यूल्स मेटल की तरफ, मेटल कौन है यहाँ पर, आयरन, की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, then a repulsion, तो वहां पर क्या हो जाएगा, then a repulsion, तो वहां पर रिपल्शन हो जाएगा स्टार्ट, किसके बीच में, between the electrons of d subshell of metal, यानी क्या है, ये लिख लो, ठीक है, Fe, d subshell of metal and the cyanide, ठीक है, and the cyanide, और जब भी साइनाइड ये 6 साइनाइड मॉलिक्यूल्स Fe की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबशेल ऑफ Fe एंड द साइनाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए and of d subshell of Fe and cyanide starts, repulsion force starts हो जाएगा ना, तो starts, फिर आप लिखोगे due to it, इसी कारण क्या हो जाएगा, d subshell क्या हो जाएगा, will splits in, due to it d subshell will split in 2 parts, 2 पार्ट में टूट जाएगा इसी वजह से, ठीक है। तो कैसे टूटता है डी 2 पार्ट में, पहले वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर पूरा दे देते हैं ना, ये होता है dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हो जाता है। फिलिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, तो पहले ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगी। जब ये स्प्लिट करेगा तो आप देखो यहाँ पर 6 है ना, 6 साइनेड मॉलिक्यूल लगे, यानी कि कैसी सिमेट्री होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिट कैसे होती है आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे स्प्लिट होती है, ऑक्टाहेड्रल के केस में ऐसी तो स्प्लिट होती है, ठीक है। ये क्या है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये हो जाता है dxy dyz एंड dzx, ये हो जाता है। इस तरह से इसके केस में होता है। तो अब जब इसमें फिलिंग करेंगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा, तो 6 है, तो पहले इसमें जाएगा, लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं फिलिंग, तो लोएस्ट में जाएगा 1 2 3, स्ट्रॉन्ग है तो पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करा देगा, पहले 5 6, कितने हो गए 3 4 5, कितने थे 6, तो 6 हो जाएगा, हो गए 6, कंप्लीट हो गया, फिल हो गया पूरा। गैप आप चाहे तो ये पूरा गैप भी लिख सकते हैं, कितना है 0.6 का है, ये आपका 0.4 का है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे ही दिखाना था, ये आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल है। तो 6 आ गए, पूरे के पूरे भर गए। तो अब जब निकालना है हमें CFSC, अब निकालनी है हमें CFSC, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, CFSC, सो CFSC कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है, -0.4 इंटू TG के इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका, ये T2G है ना, और ये है EG, ठीक है, ये EG लेवल है, ये आपका है हायर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स या लेवल, ठीक है, ये आपका लो एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन से आएंगे, -0.4 में T2G वाले आएंगे ना, T2G इलेक्ट्रॉन, इसलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं, प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही तो था आपका फॉर्मूला डेल नॉट। तो अब जब इसको अप्लाई करोगे आप, तो यहाँ से देखो -0.4, ठीक है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर जब आप करोगे 0.6, कितने EG में इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं है तो 0, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे डेल्टा नॉट, तो ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0, किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई तो 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बचा ना 0.6 इंटू 6, यही तो आया, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर इधर कर देती हूँ साइड में, -0.6 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, माइनस का आएगा, और ठीक है डेल नॉट, तो ये आ गई आपकी, डेल नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ से पता चल रहा है 6 साइनाइड लगे हैं आपके, 6 लिगेंड लगे हैं, तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ही होती है आपकी, तो हमने इसलिए O लगाया हुआ है, ठीक है, O इसलिए लगाया, तो
4 डेल्टा नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी CFSC की। तो ये वैल्यू हो गई आपकी CFSC की। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये किया, फिर उसके बाद हमने लिख दिया। तो उसके बाद हमें पता है डी सब शेल में जब स्प्लिट होगी तो इस तरह से होगी स्प्लिट, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमें साफ दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल की केस में होगी। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाया तो क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग के बाद आपकी CFSC क्या आ जाएगी, इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगी। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। FeH2O का 6 और यहाँ आ जाएगा आपका +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितनी है, +3 आ गया। अब आपको 26 Fe के लिए निकालना होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है, तो 3d6 होगा। तो यहाँ से अब आपको निकालना है +3 के लिए। किसके लिए निकालना है, +3 के लिए। तो आपको पता है ये वाला सेम जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आउटर में से जाएंगे पहले तो 2, आउटर के गए 2, लेकिन यहाँ 3 है तो एक इसमें से भी कम हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 3p6 के बाद 3d5 हो जाएगा। ठीक है, तब इसका आप करोगे कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे कर लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहीं पे कर लो, कितना हो जाएगा 5 है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 5। अब आगे देखते हैं। तो आप लिख सकते हो when H2O 6 H2O molecules will move, when 6 H2O molecules will move towards Fe की तरफ करेंगे, then a repulsion force between the electrons of d subshell of Fe and H2O स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाएगा, जब 6 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे Fe की तरफ, तो रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब शेल। Fe के डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन और H2O के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सो डी सब शेल विल स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, इन 2 पार्ट्स। और ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल ही होगा ना, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, इसकी सिमेट्री होगी, 6 लगे तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखते हैं, चलिए। तो पहले क्या था आपकी 6 1 2 4, ठीक है, इधर हो गया, स्प्लिटिंग करी, नहीं सकते हैं, ठीक है, 1 2 and 3 1 2, नेमिंग कर लो, dxy dy z dz dx स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये भी dx स्क्वायर dy z एंड dz। जब आप फिलिंग करोगे, पहले तो कितने 5 है, तो 1 2 3 4 5 ही होंगे। जब इसका क्या होगा, टूट गया, तो अब क्या होगा, अब चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ ये भी डाल सकते हो 0.6 और ये हो गया आपका 0.4। ठीक है, अब फिलिंग करो, फिलिंग जब आप करोगे 5 स्प्लिट हो गया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, हमें यहीं से दिख गया, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरह से होता है स्प्लिट। ठीक है, इतना भी हो गया। ये आपका है T2G लेवल्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो लो एनर्जी लेवल्स, और ये क्या आपका EG लेवल्स, यानी कि हाई एनर्जी लेवल, और ये क्या आपका लो एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अब जब फिलिंग करोगे तो फिलिंग करो 1 2 3 हो गए। ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी तो इस तरह से फिलिंग होगी, 3 इधर और 2 इधर, 5 हो गए। ठीक है,
तो अब जब हम इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे, CFSE का फॉर्मूला क्या है, -0.4 और Tg के इलेक्ट्रॉन, T2G इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लस 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन और इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, डेल नॉट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, प्लस 0.6 Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, ओवरऑल कितना आ रखा है, ओवरऑल हो रहा है डेल्टा नॉट। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1.2, ठीक है। अब देखो माइनस और प्लस, -1.2 प्लस 1.2 कैंसिल आउट हो जाता है तो 0, डेल्टा नोट, तो क्या आ गई CFSE की वैल्यू, 0। CFSE कितना आ गया, 0। किसके केस में, इसके केस में। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम CFSE। यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे करके, CFSE कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना CFSE कैलकुलेट करते हैं, CFSE हो गई 0। इसी तरह एक और एग्जांपल है, वो आप लोग खुद करिएगा, लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए। चलिए, तो 2 एग्जांपल हमने अब देख लिए थे। अब थर्ड एग्जांपल आप खुद से करेंगे, CuNH3 का 6+3, ये वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फिट थ्योरी। तो क्रिस्टल फिट थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। क्रिस्टल फिट थ्योरी क्या थी, कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए एप्लीकेबल थी वो देख लिया हमने। उसके बाद फैक्टर्स भी देख लिया और एप्लीकेशन वाला पार्ट भी देख लिया और उसके एग्जाम्पल्स भी कर लिए कुछ। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फिट थ्योरी, CFT एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी सबशेल। CFT सिर्फ डी सबशेल की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करती है। अभी तक हमने CFT पढ़ा, तो हमने डी सबशेल ही तो पढ़ा, डी सबशेल की स्प्लिटिंग ही तो देखी। तो CFT सिर्फ डी सबशेल की स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करती है एंड डज नॉट एक्सप्लेन फॉर S and P सबशेल। S और P सबशेल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करती है, सिर्फ डी सबशेल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करेगी और दूसरे किसी भी सबशेल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करेगी, क्योंकि रिपल्शन फोर्स क्या सिर्फ डी सबशेल में ही रिपल्शन फोर्स को एक्सप्लेन करती है, बाकी सब में एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। ये इसकी कमी थी। दूसरी इसकी कमी थी कि इट इज वेरीफाइड ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो वेरीफाइड हुई है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वेरीफाइड हुई है, बट इट हैज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन अदर कॉम्प्लेक्सेस। ये तो हमने सिर्फ मान के कर लिया है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो वेरीफाइड सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में हुई है, बाकी कॉम्प्लेक्सेस में वेरीफाइड नहीं हुई है, ठीक है। कोई इसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है। चलिए थर्ड अपना पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ये CFT क्या है, आपके हाइब्रिडाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि हाइब्रिडाइजेशन किसका कैसा होगा, क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की कोई जानकारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है CFT से, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट, CFT क्या अज्यूम करती है, CFT मानती है द इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड एंड मेटल इज प्योरली आयनिक। ये हमने फर्स्ट डे ही पढ़ा था जब CFT की पॉस्टुलेट्स देखी थी कि CFT अज्यूम करती है कि जो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो प्योरली आयोनिक है। ये इसके कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन करती ही नहीं है, सिर्फ ये आयनिक नेचर को एक्सप्लेन करती है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, उनके कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन करती ही नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपनी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स हैव नो थ्योरेटिकल एविडेंस। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है लिगेंड्स की हैव नो थ्योरेटिकल एविडेंस, उसका कोई थ्योरेटिकल एविडेंस ही नहीं है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब आपके माइंड में आएगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, तो लिमिटेशन से पहले उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, चाहे तो लास्ट में कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देख लेते हैं। तो आइए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे देखते हैं। मैंने इसी के नीचे टॉपिक डाल के कर दिया है स्टार मार्क लगा के, ठीक है। तो चलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। डिफरेंट लिगेंड्स, जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ increases tendency of repulsing force on central metal atom। वो बोलते हैं कि डिफरेंट लिगेंड्स, अलग अलग लिगेंड्स वो अरेंज होते हैं किस ऑर्डर में, इंक्रीजेस टेंडेंसी से ऑफ रिपल्सिंग फोर्स ऑन सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम पर रिपल्शन फोर्स की इंक्रीजिंग टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग लिगेंड अरेंज किए जाते हैं इस ऑर्डर में। तो सच अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, सच अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज।
इस अरेंजमेंट को एक सीरीज के द्वारा, एक सीक्वेंस के द्वारा दिखाया जाता है और वही सीक्वेंस या सीरीज आपकी कहलाती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो बोल रहे हैं कि कोई अलग अलग बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं और बहुत सभी लिगेंड्स क्या करेंगे, मेटल के टुवार्ड्स क्या होगा, मेटल के प्रति अलग अलग वो दिखाएंगे रिपल्शन फोर्स। तो उन रिपल्शन फोर्स के बेसिस पर उनको अरेंज किया हुआ कि कौन सा लिगेंड मेटल की तरफ ज़्यादा दिखाएगा, कौन सा कम, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक है, तो वही डिफरेंट लिगेंड जो है उन्हें अरेंज किया गया एक ऑर्डर में। और कैसे अरेंज किया गया, उनकी इंक्रीजिंग टेंडेंसी के बेस पर, रिपल्शन फोर्स की इंक्रीजिंग टेंडेंसी के बेस पर, सेंट्रल मेटल एटम पर रिपल्शन फोर्स की इंक्रीजिंग टेंडेंसी के बेस पर उन्हें अरेंज किया गया। और इसी अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं हम, इसी अरेंजमेंट को एक सीक्वेंस या सीरीज के द्वारा दिखाया गया और इसी सीरीज या सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिसको हमें दिखाया गया है, देखो यहाँ से IBR, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सलेट आयन NH3, एथिलीन डायमीन, साइनाइड, NO2 और CO। ये इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि I से ज्यादा Br दिखाएगा आपका रिपल्शन फोर्स मेटल पर, Cl उससे ज्यादा, FOH, C2O4 उससे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा CO दिखाता है मेटल पर अपना रिपल्शन फोर्स। तो वही दिखाया कि डिफरेंट लिगेंड्स किस ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं इंक्रीजिंग टेंडेंसी में। ठीक है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ रिपल्सिंग फोर्स के बेस पर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन फोर्स कौन दिखाएगा इसके अकॉर्डिंग, CO। तो ये तो हो गई आपकी बात स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये हो गई। ठीक है, इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा लिगेंड मेटल के थ्रू कम या ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा। लेकिन उन्होंने वही लिखा है फिफ्थ लिमिटेशन में कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का लिगेंड की जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका कोई भी थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है। लिगेंड की जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका कोई भी थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन। पहला ये कि डी सब शेल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करती है, दूसरे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को नहीं करती है। दूसरा ये कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वेरीफाइड हुई है, बाकी अदर कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं वेरीफाइड हुई है। तीसरा ये कि हाइब्रिडाइजेशन की कोई जानकारी नहीं देता। फोर्थ ये कि ये सिर्फ मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर आयनिक बॉन्ड को दिखाती है, इसमें कोई भी कोवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया गया। और फिफ्थ पॉइंट है आपकी जो लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यानी कि ये जो हमने अभी पढ़ी है उसका कोई भी थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक होती है ये। चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिए और इसी के साथ आपकी CFT वाला टॉपिक खत्म होता है। अब आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।